अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करने से पहले हम वही बात डिस्कस करते हैं जो कि आइजक न्यूटन का एक बहुत मशहूर इवेंट है कि वो बैठा हुआ था और उसने देखा कि एक सेब नीचे गिर रहा है। और जब उसने सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो उसके जहन में ये बात आई। उसने देखा कि कोई भी चीज जब फ्री फॉल करती है, कोई भी चीज जो है मतलब कि उसको हम फ्री फॉल करने के लिए अलाउ करते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। वो इधर उधर क्यों नहीं जाती, वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों जाती। तो यहां से उसके जहन में एक आइडिया है। उसने कहा कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, जो इसको नीचे आने पे मजबूर करती है। तो जब उसने ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसको फर्दर बहुत सी बातें पता चली। उसने ये चीज भी ऑब्जर्व की कि जोन सी फोर्स एप्पल को नीचे की तरफ लेकर आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेकर आती है, और जोन सी फोर्स जो है वो मून को अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करवाती है। ये दोनों फोर्सेस सेम है। दोबारा सुने कि एप्पल नीचे गिरा, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, और जो मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। तो एक्चुअली उसने जब फर्दर ऑब्जर्व किया तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की। उसने देखा कि कोई भी मैस है यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी है, आई मीन टू से कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में, वो हर दूसरी बॉडी को जो है वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और यहां पर अब मतलब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज दैट ये बोर्ड मार्कर है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो उसने ये बात की थी, उसने कहा था कि कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में वो दूसरी हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करी तो हमारे आसपास तो हजारों बॉडीज है, वो हमें अट्रैक्ट करी, हमें फील क्यों नहीं हो रहा, हमें पता क्यों नहीं चल रहा। तो इसका आंसर मैं आपको आगे जाके देता हूँ। तो एक्चुअली उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी। एक तो उसने ये कहा था कि जो अर्थ के गिर्द ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और जिन जो से ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर आकर फॉल करते हैं, ये दोनों फोर्सेज जो है वो सेम नेचर की है। और उसने कहा था कि हर बॉडी इस यूनिवर्स में हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और उसने इन फोर्सेज का नाम दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब उसने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए चंद एक कैलकुलेशंस बताई थी, चंद एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव्स बताए थे। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो मेन डेफिनेशन है उस पे आते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मेन डेफिनेशन क्या है? वो कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। कि हर बॉडी जो यूनिवर्स में वो हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स। और उसने कहा था कि वो जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। कि जो उनके मैसेज हैं उनकी प्रोडक्ट के, यानी उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, वो जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने कहां से मेजर करना है? उन बॉडीज के सेंटर से। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स, ठीक है, उन मैसेज के सेंटर से। तो अगेन आप यहां पर बात सुन ले, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी विद अ फोर्स, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर मैं ये भी तो कह सकता था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रही है। मैंने स्क्वायर का नाम क्यों लिया? इसको बेटा हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और यहां पर स्क्वायर लगाना क्यों जरूरी था, ये जब हम इस टॉपिक के एमसीक्यू से असेसमेंट करेंगे मैं वहां पर आपको ये बात क्लियर करूंगा। चले, अब उसके बाद हम आ जाते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन में मैं कहता हूँ वहां पर दो मैसेज हैं, फर्ज कर लो एक मैस m1 है और एक मैस m2 है, और मैं कहता हूँ जिनका जो आपस में डिस्टेंस है वो d है। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। ठीक है। एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर। d इज द डिस्टेंस और d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर बेटे नेक्स्ट में हम बात करते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को बेटे हम नाम देते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? बेटा इसकी वैल्यू हर जगह पर सेम रहती है। इसकी वैल्यू अर्थ पर जो है वही मून पे है, वही मार्स पे है, ऑल ओवर द यूनिवर्स इसकी वैल्यू सेम रहती है। और इसकी वैल्यू क्या है बेटे? आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। तो बेटे इसकी वैल्यू और इसके यूनिट से दोनों आपने याद रखने, दोनों आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब जो इसकी वैल्यू है ना, ये देखिए 10⁻11 में बहुत ज्यादा स्मॉल है।
अब चूंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा वीक है। अब यहाँ पर आपका वो वाला सवाल कि जो हमारे आसपास मैसेज हैं ये हमें अट्रैक्ट करें न्यूटन के लॉ के मुताबिक, हमें फील क्यों नहीं हो रहा, तो उसका आंसर अब इसकी वैल्यू के अंदर छुपा हुआ है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि चूंकि वैल्यू ऑफ जी बहुत ज्यादा स्मॉल है, as the value of g is so small so the force of attraction between masses is very weak that we do not feel, कि वो इतनी कम है कि हम उन्हें फील ही नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चलो ठीक है, मान लिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा वीक है, जो फोर्सेस हम जो मैसेज है वो हमें हमारे ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वीक है इसलिए हमें फील नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अर्थ है उसके जब हम बात करते हैं तो अर्थ जो फोर्स लगाती है वो बड़ी सिग्निफिकेंट फोर्स लगाती है, अर्थ तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है। तो अर्थ की फोर्स इतनी ज्यादा कैसे है? तो अर्थ का मैस भी तो बहुत ज्यादा है ना, अर्थ का जो मैस है वो 6 इंटू 10⁻24 के ऑर्डर का है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो अर्थ का मैस भी तो बहुत ज्यादा है। अब चूंकि अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है, इतना मैस तो हमारे आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं है, तो मतलब कि ये नहीं कि थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क है। तो इसलिए जो अर्थ की फोर्स है वो सिग्निफिकेंट है ऑल अदर फोर्सेस के मुकाबले में। अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। अगर यहाँ पर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जीरो हो जाए तो उस बॉडी का वेट भी जीरो हो जाएगा। तो ये बात हम चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होता है। यानी कि फर्ज करें कि इस बोर्ड मार्कर के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इस बोर्ड मार्कर का जो वेट है वो 1 न्यूटन है, इसका मतलब अर्थ इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रही है। चलिए यहाँ पे चांद एक बातें और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि अर्थ इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो ये अर्थ पे कितनी फोर्स लगा रहा है? अब आप लोग सोचेंगे अर्थ तो काफी बड़ी है, तो ये अर्थ इस पे अगर 1 न्यूटन लगा तो ये अर्थ पे कम लगा रहा होगा। बेटा ये बात याद रखनी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब होता है कि जितनी m1 m2 पे लगाएगा उतनी फोर्स ही m2 m1 पे लगाएगा। ठीक है, तो जितनी फोर्स अर्थ इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है ये भी अर्थ पे उतनी ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो बेटा इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ये अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है वो एक्शन है, जो ये अर्थ पे फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितनी फोर्स लगाती है उतनी ही फोर्स, रिगार्डलेस कौन सी बॉडी बड़ी है, रिगार्डलेस कौन सी बॉडी छोटी है, उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाएगी। ये आपका बुक में एक क्वेश्चन भी है कि क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, उसने कहा एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी बॉडी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, एप्पल ज्यादा फोर्स लगा रही है अर्थ? तो आंसर है दोनों बॉडीज इक्वल फोर्स लगा रही हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके बेटा, तो उसके बाद हमारा एक पॉइंट रह गया था वो अब डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर बेटा इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो हम डिस्कस करेंगे, फिर चंद एक एमसीक्यूज असेसमेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ क्या ये एक दूसरे को ओबे कर रहे हैं, क्या एक दूसरे से कंसिस्टेंट है कि नहीं है? तो बेटा देखो, ये बात मैं पहले भी आपको काफी मर्तबा बता चुका हूं कि जब दो मैसेज है वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी फोर्स m1 पे लग रही है उतनी फोर्स m2 पे लग रही है, यानी कि जितनी m1 m2 पे लगा रहा है उतनी m2 m1 पे लगा रहा है। लेकिन अगर m1 m2 पे इस डायरेक्शन में लगाता है तो m2 m1 पे इस डायरेक्शन पे लगाएगा। ठीक है, यानी कि जो फोर्सेस है वो इक्वल होंगी, ठीक है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब आप ये देखिए, एग्जैक्टली यही बात न्यूटन के अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कही थी कि जब भी एक्शन होगा उसके बदले में रिएक्शन जरूर आएगा जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब इस चीज को बेटा हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? हम कहते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट m1 अट्रैक्ट्स द m2 विद अ फोर्स f, कि कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, f फोर्स से एज्यूम कर लेते हैं। व्हाइल ये जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम में भी आप लोग देख लें जो इससे पिछले बोर्ड में थी कि जो इस तरह मैंने एरो लगा के फोर्स है उसको भी मैंने f का नाम दिया था, इस तरह लिखा था उसको मैंने f का नाम दिया था। दोनों को सेम नेम देने का क्या मकसद है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और जब मैग्नीट्यूड सेम है तो नेम भी तो सेम ही आएंगे बट डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट थी। तो अगर उसने फोर्स F while m2 attracts m1 with equal force, ठीक है, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड सेम है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम m1 पे लगने वाली फोर्स को एक्शन कंसीडर कर लेते हैं तो जो m2 पे फोर्स लगे वो रिएक्शन होगा।
एक्शन और रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। सो इन दैट केस हम ये बात कहते हैं कि दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है? इन विच एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर बेटे हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम आगे कुछ एमसीक्यूज असेसमेंट है उनको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बेटे वो कह रहे हैं टू लेड स्फीयर्स ऑफ मैसेज 1000 किलोग्राम ईच। ईच का मतलब क्या है कि m1 भी 1000 है, m2 भी 1000 है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। m1 जो है बेटा मेरे पास 1000 किलोग्राम है और जो m2 है दैट इज आल्सो 1000 किलोग्राम। और उसके बाद बेटे कह रहे हैं कि आर केप्ट 1 मीटर अपार्ट, यानी कि जिनका आपस में डिस्टेंस रखा गया है वो 1 मीटर रखा गया है। कह रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करें। एक चीज बेटे हम यहाँ पे खुद पता होनी चाहिए, जी की वैल्यू। जी की वैल्यू मेरे पास होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमें खुद जुबानी याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी हमें वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए। फाइंड हमने क्या करनी है, हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम अभी जो है ना वो उसका फॉर्मूला ड्राइव करके दें। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। और बेटा अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हम आंसर निकाल लेंगे। तो जो मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये इक्वल है, यानी जी की जगह जी की वैल्यू पुट कर दूंगा 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा m1 से जो कि मेरे पास है 1000 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा m2 से जो कि मेरे पास अगेन कितना है 1000 किलोग्राम। ठीक है। और बेटा अब इसको हम डिवाइड कर देंगे जो कि d है डिस्टेंस 1 मीटर और इसके स्क्वायर के साथ। तो बेटा इस सारे को जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 6.673 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अब बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल तो हमारा सॉल्व हो गया है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल बात जरा समझ लिया बेटा। देखिए 1000 किलोग्राम का मैथ कोई छोटा मैथ नहीं है, बहुत बड़ा मैथ है। हमारे आसपास जो चीजें कोई 5 किलोग्राम की, कोई 10 किलोग्राम की, बोर्ड मार्केट की बात करूं चंद 1 ग्राम्स का है। ठीक है। तो 1000 किलोग्राम के दो मैसेज आप आपस में एक दूसरे से सिर्फ 1 मीटर के फासले पर जो है ना वो खड़े हो, 1 मीटर के फासले पर पड़े हो, तो यहाँ पर बेटे हम बात करते हैं कि उनके दरमियान जो फोर्स है वो 10⁻⁻5 न्यूटन के ऑर्डर की है। यानी कि आप हिसाब लगा लें कितनी कम फोर्स है। तो यही चीज है हमने वहां पे डिस्कस की थी कि जी की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा वीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा वीक है इसलिए हमें फील नहीं होती। अब हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है वो तो चंद 1 किलोग्राम के, तो वो तो बेटा बिल्कुल भी हमें फील नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा रिजल्ट्स पे हम लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेड स्फीयर्स इज 6.67 × 10⁻⁻5 न्यूटन। आगे बेटा हम आते हैं एमसीक्यूज असेसमेंट पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वैनिशेस एट, कि कहां पर जाके ये वैनिश होती है। बेटे ये ना जरा यहां पर एक चीज पे गौर करें कि वो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम होगी, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं फोर्स कम हो रही है। कितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम हो जाए। बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कभी भी जीरो नहीं होती, ये बात याद रखें। मैथमेटिक्स का रूल आपको मैं बताता हूं बेटा, किसी भी चीज को अगर हम जीरो पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इंफिनिटी। इसलिए बेटा किसी भी चीज को अगर हम इंफिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो इंफिनिट पुट कर देता हूं तो ये मेरे पास ऐसे ही आ जाना Gm1m2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो वो किसके इक्वल है ना, जीरो के इक्वल है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वैनिशेस एट इंफिनिटी। अच्छा, उसके अलावा बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज इज डबल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी। बेटा देखिए आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होती है, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये स्केयर के मुताबिक वेरी कर रहा है। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि हमने डिस्टेंस को किया डबल। अगर डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स होगी कम। कितने गुना कम होगी? 4 गुना। डबल करने का मतलब 2 गुना बढ़ाया है तो 2 का स्केयर क्या, 4 गुना कम हो गया। अगर मैं डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा देता फोर्स 9 गुना कम होनी थी, 9 टाइम्स। अगर मैं डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा देता हूं फोर्स 16 टाइम्स कम होनी थी। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने डिस्टेंस को डबल किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स 1/4, जो कि इनवर्स रिलेशन है। इन दी अट्रैक्शन बिटवीन एप्पल एंड अर्थ, एप्पल और अर्थ के जो अट्रैक्शन है तो इसके बारे में कौन सी बात जो है ना वो स्टेटमेंट ठीक है।
एप्पल विल अट्रैक्ट विद ग्रेटर फोर्स। बेटा ना तो किसी की ग्रेटर फोर्स होगी ना किसी की लेसर फोर्स होगी, ये बात याद रखना। ना तो कोई स्मॉलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा ना ग्रेटर, दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो बात वैसे ही गलत होगी। अर्थ विल अट्रैक्ट विद ग्रेटर फोर्स, ये बात यही भी गलत होगी। बोथ एप्पल एंड अर्थ अट्रैक्ट विद इक्वल फोर्स, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। एप्पल अट्रैक्ट विद लेसर फोर्स, ये बात भी गलत है। तो सी ऑप्शन ठीक है। ये बात मैं अभी आपको पढ़ा के भी हटाऊं कि जब दो मैसेज के दरमियान फोर्स होती है तो दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है बट जो दोनों की फोर्सेस है वो इक्वल ही होती हैं। Okay beta, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment करें लाजमी, और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है उन सबके साथ शेयर करें, and kindly do subscribe to my channel. Thank you.